ये कमेंट आ रहा है कि क्विक सीरीज में सर जी इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन नहीं बताया गया है। इन्वायरमेंटल से जो होता है क्वेश्चन जो होता है 5 से 6 क्वेश्चन जो होता है इन्वायरमेंटल से आता है। सर इन्वायरमेंटल बताना है तो चलिए हम पारिस्थितिकी पर्यावरण के बारे में जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और आपका क्विक सीरीज में जो होता है बता देते हैं पर्यावरण में। चलिए पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों, समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल का नाम सुने होंगे। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है 1869 में किए थे। ठीक है, 1869 में किए थे। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो होता है एजी टॉन्सले जो था 1935 में किया गया था। एजी टॉन्सले द्वारा 1935 में किया गया था। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का शब्द जो अगर प्रयोग किया जाता है तो अर्नेस्ट हैकल मारिएगा, और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात कर देता है तो आप एजी टॉन्सले को मारिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक घटक और अजैविक घटक दो घटकों में बटा हुआ है। जैविक घटक में उत्पादक होते उपभोक्ता और अवघटक जैविक घटक कहलाते हैं। नोट करेंगे, ये जैविक घटक, इनके भाग जो होते हैं वो भी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अजैविक घटक में देखेंगे भौतिकी कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे भौतिकी में जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा, आस्थाकृतियाँ हो गई, वायुमंडलीय दाब हो गया। ठीक है, भौतिकी है। अकार्बनिक कारक में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस, ये जो होता है अकार्बनिक कारक कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक कारक में देखेंगे प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक कारक होते हैं। अगर हम देखेंगे जैविक घटकों के 3 भाग होते हैं, हमने बताया जैविक घटक के 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उत्पादक कौन होते हैं? हरे, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं। याद रखना, जीवाणु भी आते हैं और शैवाल भी आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों का अपना भोजन बनाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बस आप समझिएगा। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, टिड्डा, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अर्थात शाक बच्ची या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं जैसे सांप, भेड़िया, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं जैसे बाज, शेर, बाघ, ये जो होती है तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अपघटक किससे कहा जाता है? अपघटक मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं, इसमें बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मित्र कार्बनिक या अपरदक जो था अपरद पर निर्भर होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? बस इतना जानिए कि बैक्टीरिया और कवक इसमें आते हैं जो मित्र कार्बनिक पदार्थों को जो होता है अपरद या इनको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। इसे कहा जाता है अपघटकों को मेहतर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेहतर भी कहा जाता है। पीसीएस में पूछा गया, मेहतर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था 1942 में, लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था, ये पीसीएस में पूछा गया है। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की गई शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता का जो होता 10% जो होता भाग अपने में जो होता संचित रखना। ठीक है, अब 10% भाग। मांसाहारी जंतु जो था शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी 10% ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, कहने का मतलब होता है अगर किसी में 100% घास है, घास को 100% अगर खाते हैं तो इसको जो होता है अगला घास को जो पशु खाएगा उसमें जो होता है इसमें केवल 100% एनर्जी का केवल 10% एनर्जी इसमें जाती होगी, और इसको जो खाएगा उसको भी 10%। मतलब कि लिंडेमान के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता की श्रेणी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका क्या करेंगे? ऊर्जा जो होती है घटती जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर देख लेना, खाद्य कड़ी प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में भारण में रूपांतरण होता है। केवल 10% जो होता है रूपांतरण, किसी चीज़ को खाएंगे आपके अंदर एनर्जी 10% ही आपके अंदर रूपांतरित होती है, 90% क्या हो जाएगी? खराब हो जाती है, मतलब लेस हो जाती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिवसीय होता है। जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिवसीय होगा। ऊर्जा का प्रभाव जो होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है, जैविक प्रणाली से अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड
पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्र निरूपण को जो होता है जीवभार का पिरामिड कहा जाता है। जीवभार का पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तालाब का उल्टा होगा। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होगा और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है उसमें जीवभार का पिरामिड जो होता है ठीक उल्टा होता है, जैसे तालाब ठीक उल्टा होता है। आगे देखेंगे खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम में जीव जो एक जीव दूसरे जीव पर भोज्य पदार्थों का रूपांतरण ही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण में जैसे घास हो गया, टिड्डी हो गई, मेढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया। ठीक है, घास, टिड्डी, मेढक, सांप, बाज ये क्या कहलाते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रवाल भित्ति पारितंत्र। नोट करेंगे प्रवाल भित्ति पारितंत्र। प्रवाल एक चूना प्रधान अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है। ठीक है, प्रवाल एक चूना जो होता प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट जो होता सागरीय जीव है जिनके अवशोषों को क्रमशः स्थिरीकरण से जो होता प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। स्थिरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल जो होता मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, उत्तरी 30 डिग्री अक्षांश से जो होता है दक्षिणी 30 डिग्री अक्षांश के मध्य जो होता है पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवित रहने के लिए 18 से 15 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ ग्रेट बैरियर रीफ है। नोट करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल भित्तियाँ जो होती भारत की प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक पाई जाती हैं। कच्छ की खाड़ी सबसे कम पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, ये नोट कर लीजिएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ियाँ, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में ये 4 प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में और आरओ और एआरओ एग्जाम में पूछा गया उतना ही इन्हें इन्वायरमेंटल नोट्स ये बनाया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जो था रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार रिपीट करिएगा। जितना क्विज सीरीज है, हम कह रहे हैं कि क्विज सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिए। कितना 10-12 वीडियो होंगे। ठीक है, एक दिन का काम है, आप क्विक सीरीज को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, क्विक सीरीज को रिपीट करेंगे, वो आपका जो होता टेस्ट लगाने में भी अच्छा लगेगा और जो होता जो तैयारी नहीं होगी वो तैयारी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज से अच्छा होगा। ठीक है, क्विक सीरीज को रिपीट करते रहिएगा। और हिंदी का क्लास जो होता है स्पेशली 24 तारीख को लेंगे। आरओ का 60 में 60 हिंदी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैव विविधता और उसका संरक्षण अर्थात किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली या पालतू जीव जंतुओं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जो बहुलता होती है उन्हें जीव जंतुओं की और पादपों की, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो जो था पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द का जो था परिभाषित किया गया था। जैव विविधता शब्द जो होता है कहाँ? 1992 में जो होता है रियो डी जेनेरियो, कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। नोट करेंगे, ब्राज़ील के एक नदी है, नदी के किनारे जो होता है एक शहर, रियो डी जेनेरियो एक नदी है और नदी के किनारे इस शहर का नाम शहर है जो बसा है, उसी शहर जो होता है इस नदी के नाम पर इस शहर का नाम रियो डी जेनेरियो रख दिया गया है। ठीक है, वहीं पर जो होता है पृथ्वी सम्मेलन में जो होता है जैव विविधता शब्द का वर्णन मिला था। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो था वाल्टर, नोट करेंगे, वाल्टर रोजेन द्वारा 1985 में की गई थी। नोट करिए, वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में की गई थी। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण में देखेंगे, जैव विविधता संरक्षण की बात करें, इन सीटू और एक्स सीटू होता है। इन सीटू मतलब स्वस्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू का मतलब होता है वाय स्थानीय संरक्षण। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण जहाँ जीव पनपते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान होता है वहीं पर जो होता है उनको पनपने और व्यवस्था कर दिया जाए, उनका संरक्षण हो सके, वहीं पर वो पनप सके। वाय स्थानीय संरक्षण होता है जैसे आप जो होता गेहूं के बीज है, अब यहाँ पर उगा रहे हैं तो दूसरे जगह ले जाकर कहीं रख दिए, फिर दूसरे खेत में उगा दे रहे हैं। ठीक है, वो जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब दूसरे स्थान पर ले जा करके हम उन्हें क्या कर दिया जाए? संरक्षित कर सकते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जीव मंडल हो गया, पवित्र उपवन झील हो गया, समुद्र आगार और संरक्षण आगार जो हो गया। ठीक है, ये सभी स्वस्थानीय होते हैं।
वाय स्थानीय का मतलब होता है एक्स। सीटू का मतलब जीन बैंक, बीज बैंक। निम्न तापीय संरक्षण हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया। ये सभी जो होते क्या कहलाते हैं? वाय स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास, भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण होते जो था प्रयास क्या किया गया है, चलिए देखते हैं। हमने पहली बात जो था योजना लागू कर दिया, जैसे हमने कहा कस्तूरी मृग परियोजना का सहयोग 1970 में लागू किया IUCN के सहयोग से। गैंडा परियोजना 1987 में, हंगुल परियोजना 1870 में। ये नोट कर लीजिए, सन तो जरूर याद करिए, मिलान करने के लिए आएगा। PCS में प्रोजेक्ट टाइगर जो होता 1973 में, 8 राज्यों में 53 टाइगर रिजर्व हैं। एलिफेंट जो होता प्रोजेक्ट एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट परियोजना 1992 में। ठीक है, इनमें 32 एलिफेंट रिजर्व हैं, 32 एलिफेंट जो होता है रिजर्व है। हाथी मेरे साथी जो था अभियान चलाया गया, शुभंकर गजू रखा गया 2011 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF के सहयोग से। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। गिद्ध सर परियोजना 2006 में। ठीक है, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में रखा गया। ठीक है, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो था 1999 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण देहरादून दे रहा। गंगा डॉल्फिन जो होता लागू किया। फिर मगरमच्छ जो होता है संरक्षण प्रोजेक्ट 1974 में। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन थोड़ा सा याद रखिएगा। मगरमच्छ गिद्ध संरक्षण 2006 में, कस्तूरी मृग 1970 में, हिम तेंदुआ 2009 में, लाल पांडा 1996, हाथी मेरे साथी 2011 में, एलिफेंट 1992। ये सारे एलिफेंट तक तो पूछा गया, लेकिन इधर बहुत कम पूछा गया, इसलिए कि गंगा डॉल्फिन ये मगरमच्छ के इसके बारे में बहुत कम पूछा गया। चलिए देखते हैं आगे। प्रमुख अधिनियम की बात करते हैं, नोट करिए अधिनियम। ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए आप क्या था पता है ना, पर्यावरण प्रमुख अधिनियम जो होता है, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। ठीक है, वन्य जीव जो होता संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, फिर इसके बाद प्रदूषण निवारण जो था, प्रदूषण वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो था अधिनियम 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता है। आगे चलेंगे। जैव विविधता के जो होते हैं, जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र कहाँ हैं? हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सूडालैंड मतलब हो जाएगा। ठीक है, नान काउरी द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के पास सूडालैंड पड़ता है। पश्चिमी घाट या श्रीलंका का क्षेत्र, ये जो होता है भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, मतलब जैव विविधता का घनत्व यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा इतनी। पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सूडालैंड और हिमालय क्षेत्र, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन किसे है? आर्द्र भूमि से संरक्षण से संबंधित है। रामसर जो है ईरान में एक अवस्थित शहर है। ठीक है, एक अवस्थित शहर, मुख्यालय इसका ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में। हस्ताक्षरित हुआ था 2 फरवरी 1971 में। विश्व आर्द्र भूमियाँ दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में 75 जो होता है स्थल जो होता शामिल हैं, भारत के 75 स्थल इसमें शामिल हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आंदोलन है, ठीक है, पर्यावरण आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, देखिए पहला आंदोलन जो होता है, थोड़ा सा बड़ा कर देना, फिर धीरे धीरे आप बता दीजिएगा। चलिए, पहला आंदोलन जो होता है बलियापाल आंदोलन। उड़ीसा के गांव में भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए जो होता है बलियापाल आंदोलन चलाया गया था। आगे देखेंगे, शांति घाटी आंदोलन जो होता है, शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 में चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के रेडी गांव में। नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरव देवी जो थे, गौरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद जो था मैत्री आंदोलन चलाया गया 1994 में। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने किया था। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले से की थी। ठीक है, इसके बाद जो था जंगल बचाओ आंदोलन अभियान शुरू किया गया बिहार में 1980 में दशक में जो था इसका प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जो होता है नौदन्या आंदोलन शुरू किया गया 1982 में, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ 1989 में। मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, नोट कर लीजिएगा।
तीनों लोगों का नाम नोट करिए, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। ठीक है, इसके बाद जो होता है अफ्रीको आंदोलन चलाया गया 1983 में कर्नाटक में, नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, इसके बाद जो होता है बिश्नोई आंदोलन चलाया गया 1731 में, नेतृत्व अमृता बिश्नोई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके आंदोलन थे। मिलान करने के लिए आएगा, पीसीएस में मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, वन्य जीव संरक्षण जीव संस्थान, इनके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध जो होता संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। मिलान करने के लिए आएगा, नोट करिएगा, मिलान करने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, आगे देखें, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। भारतीय जो होता है वनस्पति उद्यान कोलकाता में। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयबंटूर में है। ठीक है, कोयबंटूर में है। राष्ट्रीय जो होता है पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय विज्ञान जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो होता है नागपुर में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो होता है देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो होता है बेंगलुरु में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो होता है कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, नोट कर लीजिए, कोलकाता में। हो गया, आगे चलिए देखेंगे। यूनेस्को में मैप प्रोग्राम में शामिल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगार यूनेस्को के जो मेन फुल फॉर्म देखेंगे, मेन एंड बायोस्फीयर, नोट करिए, मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में कौन कौन शामिल है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन है। नीलगिरी में मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। ठीक है, अचानक कमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। ठीक है, ये जो होते 12 जो होते मैप में शामिल, अर्थात मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ये 12 रिजर्व शामिल हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये कब कब हुए। कुल माल जो तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, 18 है, नोट करेंगे 18, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आगे चलेंगे, भारतीय टाइगर रिजर्व की सूची। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। और 5वां भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, आप कमेंट में बताइए, तो जो कमेंट में बताइए, करंट में हमने पढ़ाया था कल, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप बताएंगे। करंट में हमने पढ़ाया था कल या परसों में कि 5वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का फलाने है। अभी हम बता देते, लेकिन आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कमेंट में बताइए। और देखें आपकी याददाश्त कितनी तेज़ होती है, बताइएगा। उड़ीसा में देखेंगे सिमलीपाल और सतकोशिया। असम में देखेंगे मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग, नोट करेंगे। तमिलनाडु में जो होता है मृदुलई, सत्यमंगलम। ठीक है, ये देखिए कक्कड़म गुंडनुथुरई। ठीक है, अन्नामलाई। ठीक है, श्रीवल्लीपुरम या वल्लीपुतूर। ठीक है, और एक है क्या बोला जाता है, मेघामलाई। ठीक है, ये तो नहीं है तमिल। आगे चलेंगे, और भी हैं। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, ये 2 जगह टाइगर रिजर्व पाया जाता है, नोट करिएगा, ये 2 तुम पूछा जाता है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में दम्फा है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, बिजधारी यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और उदंती सीता नदी, और जो होता है ये अचानक कमार। ठीक है, ये है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्का और कमलांग। केरल में जो होता है पेरियार है और पेरीकुलम, नोट करेंगे, पेराम्बीकुलम। तेलंगाना में जो होता है कावल है, और क्या है, अमाराबाद। आंध्र प्रदेश में जो होता है नागा अर्जुन श्री सैलम है, नोट करिए, नागा अर्जुन श्री सैलम है। मध्य प्रदेश में देखेंगे पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुबरी। ठीक है, आगे देखें। महाराष्ट्र में देखेंगे मेलघाट, तदोबा, अंधरी, पेंच, सह्याद्री, नजगांव अर्थात नौगांव और नागजीरा और बोर। ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे कर्नाटक में देखेंगे बांदीपुर, भद्रा, दंदोली, हंसी, नागरहोल अर्थात बिलगिरी, रंगनाथ और मंदिर, ये कर्नाटक में। उत्तराखंड में देखेंगे कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, कार्बेट और राजाजी टाइगर उत्तराखंड में, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के। ठीक है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह वातावरण में मौजूद कुछ गैसें ग्रह और उपग्रह वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक जो होता है बनाने में मदद करती है। जोसेफ फोरियर का नाम याद रखिएगा, 1824 में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैस कहिए या तो हरित गैस कहिए, इसकी संकल्पना जो होता है जोसेफ फोरियर 1824 में की थी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये 6 ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन हैं, थोड़ी सी देख लीजिए कौन कौन से 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। नोट कर लीजिए। क्लोरोफ्लोरो ग्रीन हाउस गैसें पीसीएस के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट है, समीक्षा के लिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O3 ओजोन जो होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये 6 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडलीय गैसों का अवरक्त विकिरण को जो होता अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अवरक्त विकिरण में क्या किया जाए, अवशोषित कर ले दिया जाने पर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे भूमंडलीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय प्रभाव, उष्णता के प्रभाव क्या होते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक। सकारात्मक बादलों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, पौधों द्वारा जल का उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाती है, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये तो सकारात्मक चीज़ें बढ़िया है। लेकिन भूमंडलीय जो होता हो उष्णता के जो होते प्रभाव देखेंगे, नकारात्मक में क्या होगा, फसल उत्पादन में कमी होने लगती है, जैव विविधता में कमी होती है, मौसम दशाओं में परिवर्तन होता है, बाढ़ आ सकते हैं, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, ग्लेशियर का पिघलना अर्थात नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोगों की वृद्धि होती है, ठीक है। स्कैंडिनेविया महाद्वीप के अनेक देशों में जो होता है काफ़ी तट वहाँ पर, ठीक है, और समुद्र में समाहित हो गए हैं, बहुत सारे तट समुद्र में समाहित हो गए हैं। समय से पूर्व आम के बौरे आ जाने लगते हैं, बौर लिखा है, ठीक है, बौर आने लगते हैं। ये भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव हैं, ठीक है। आगे चलिए, अम्लीय वर्षा वाली गैसें कौन कौन है, थोड़ी सी देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा वाली गैसें कराने वाली गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होती है, ठीक है। प्रभाव क्या होता है, त्वचा पर फफोले पड़ना, ताजमहल के रंग में परिवर्तन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, जलीय जीव जंतुओं में जो होता नुकसान पहुंचता है, ठीक है, ये नेगेटिव प्रभाव है। कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जा सकती है, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, गर्मी वर्षा अर्थात गर्म वर्षी बादल से, और जो होता शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एल्किल जो तो कहा जाते हैं एल्किल हेलाइड से शीत वर्षा के बादल कराए जाते हैं, ठीक है। एल्किल हेलाइड से शीत वर्षी बादल कराए जा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस। आगे चलेंगे, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस का मेखला होती है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो हानिकारक पर्यावरणीय कीड़े होती हैं उसके करने जो रक्षक कवच के लिए कार्य करती हैं। कहने में जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे चिलनी की नुमा छानती हैं, तब प्रकाश आपके नीचे आता है, ठीक है। ओजोन देखेंगे, ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ओजोन का संरक्षण अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की निचली परत में 15 से 10 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल का जो होता है ओजोन का शेष भाग 10% जो होता है पाया जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में अगर देखा जाए, क्षोभ मंडल जो होता ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में जो होता मदद करता है, जिससे क्षोभ मंडल को जो होता ओजोन हानिकारक माना जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय ओजोन का समान जो होता है मापन डॉप्सन या स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट व्यक्त किया जाता है, इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा डाटा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखिए,
ओजोन के विघटनकारी पदार्थ अभी बताया तो था हमने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैलोन। नोट करिए, ठीक है। ओजोन को विघटनकारी पदार्थ कौन कौन होते हैं जो विघटन करते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोराइड फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन्स कुतुर, ये लिख लीजिएगा, ट्राइक्लोरोफिन इथिलीन और हैलोन। कुतुर इसमें आता है कि नहीं आता है? नहीं, इस पर नहीं आता, ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें नहीं आता। ओजोन परत क्षरण में जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य जो होता कौन है? CFC क्लोरोफ्लोरिन। क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है, ठीक है, 3 धातुओं से मिलकर होता है। इसका व्यापारिक नाम दिया जाता है कि फ्रेयान। व्यापारिक नाम इसका क्या? क्लोरोफ्लोर का फ्रेयान, ठीक है, पूछा गया है, इससे बड़ी समझदारी से लिखना पड़ता है। क्लोरोफ्लोर का मुख्य विषय जो होता है, मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जो कि AC कहते हैं, ठीक है, रूप में किया जाता है, तथा आग बुझाने वाले कारक के रूप में भी क्लोरोफ्लोरोन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, आग बुझाने वाले कारक में, ठीक है। आगे चलें। ओजोन परत के संरक्षण के उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक WC केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर जो था ओजोन हैलो का पता लगाया था, ठीक है, ओजोन हैलो का। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो था 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था और 1989 में जो होता है ये जो था प्रभावी रूप से कार्य करने लगा था, ठीक है। आगे देखेंगे। 16 सितंबर को जो होता अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक जो होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग उत्पादन पूरी तरह से जो था प्रतिबंधित करने को कहा गया, ठीक है। आगे चलेंगे। रवांडा के किंगाली में, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, किंगाली में अक्टूबर 2016 में जो था 197 देशों के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के जो था ग्रीन हाउस गैसों के कम करने के लिए जो था एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। इस वर्ष जो था 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग जो था 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, 2100 में पता नहीं जीवित रहना है कि मर रहना है, कौन जाता है, ठीक है। UV किरणों के जो थे प्रभाव, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनका प्रभाव क्या होता? अत्यंत घातक सनबर्न बनाती, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो जाता है पराबैंगनी किरणें से, जीन पर उत्परिवर्तन हो जा सकता है या आनुवंशिकी दोष हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। आगे चले। ओजोन परत सूर्य के जो होता है उच्च आकृति के जो होता है उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अगली हेडिंग डाल के पर्यावरण एवं सतत विकास, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर रहते हैं सामूहिक रूप से पर्यावरण करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में किसी जीव के चारों तरफ से घिरे हुए भौतिक और जैविक दशाएं और उनके अंतःक्रिया को जो होता सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। पर्यावरण में देखेंगे वायुमंडल, क्षोभमंडल छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम पढ़ाएंगे, संगठक पढ़ाएंगे हम। आगे देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, पर्यावरण जो देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, ठीक है, प्रदूषण पहले देख लीजिएगा। प्रदूषण वायु, जल और रासायनिक और जैव अभिलक्षणों को अनपेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनका प्रदूषण फैलता है वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक आधारों पर जो होता है, भौतिक गुणों के आधार पर गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, नोट करेंगे, ये भौतिक आधार है, ठीक है। और देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक है और मानवविद। प्राकृतिक का मतलब ज्वालामुखी का विस्फोटन हो जाए, और मानवविद का मतलब होता है मनुष्यों द्वारा पौधों, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि से उत्पन्न, ठीक है। इसके बाद जो होता पारिस्थितिकी जो होता है तंत्र के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैव निम्नीकरण मतलब घर का कूड़ा, पशुओं का जो होता मल मूत्र और रखेंगे इसमें, ठीक है, आदि इसमें रखते हैं। सीवेज, ये जो होता सीवेज,
ये जैव निम्नीकरण क्या आते हैं? अजैव निम्नीकरण का मतलब प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन और हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये जो होता है जैव निम्नीकरण के हैं। आगे देखेंगे पर्यावरण के भाग के आधार पर जल, वायु और भूमि 3 माना जाता है। ठीक है, जल, थल, वायु, ठीक है, 3 माना जाता है पर्यावरण भाग के आधार पर। चले आगे चलिए। धारणीय विकास एवं सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत जो होता वर्तमान के फलस्वरूप साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी जो होता ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास का जो था अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने जो होता है अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 में इसके समर्थन प्रदान किया गया था। इसके समर्थन प्रदान किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। एजेंडा 21 क्या है? जैविक विविधता के संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण, पूंजीगत आसानन पर उदार प्रदान करना, सबको खाद्य और स्वच्छ जल सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, एजेंडा 21 विकासशील देशों गरीबी निवारण और जनसंख्या का नियंत्रण। ठीक है, एजेंडा 21 में। आगे देखेंगे धारणीय और सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रटलैंड ने 1987 में दिए थे। नोट कर लिए, धारणीय और सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक जो होते हैं ब्रटलैंड हैं 1987। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिसे 2030 तक जो था प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगे चलेंगे। सतत विकास लक्ष्य क्या है? 17 नोट करेंगे। पहला गरीबी की समाप्ति, फिर भूखमरी की समाप्ति, तीसरा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, चौथा गुणवत्ता। ये जान लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन 2024 में फिक्स है, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, तो 24 में पूछा। लगातार जो होता परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है 17 विकास लक्ष्य को, लगातार कभी नागा नहीं दे रहा 3 सालों से, और पूछा जाएगा 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा गुणवत्ता शिक्षा हो गया। ठीक है, पाँचवां लैंगिक समानता, छठा जल में स्वच्छता, सातवां किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां असमानताओं में कमी, 11वां संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदार के साथ उपभोग और उत्पाद। ठीक, 13वां जलवायु कार्यवाही, 15वां जलवायु जीवों में सुरक्षा, 15वां जो था असली जीवों की सुरक्षा या रक्षा, 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17वां लक्ष्यों की भागीदारी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक जो होता है 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक के बारे में। वे प्रदूषक जो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु से निष्कासित होते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कड़की पदार्थ जिसे PM कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक किसे कहा जाता है? जिनका निर्माण जो होता है प्राथमिक प्रदूषकों और समान वायुमंडल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। प्राथमिक प्रदूषकों से होगा या तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जैसे O3, नाइट्रोजन अम्ल अर्थात HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO3, सामूहिक अम्ल जो होता है H2SO4, ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषक देखेंगे, जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों का एक निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन को हो जाता है तो हम उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे PM, फ्लाई ऐश, नोट करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
चलें, मीथेन जानेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है ये सभी प्रदूषक में 50% का भाग प्रतिनिधित्व करती है। इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू का मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गाड़ी उड़ी का धुआं निकलता है ना, उसमें से निकलता कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहाँ से जो होता है पुरानी गाड़ियों को, नई गाड़ियों में नहीं, ठीक है, तो वो जो होता है सांसें वगैरह फूलने लगती हैं। मीथेन देखेंगे, धान के खेत में कोयले की खाद्यान्नें घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। धान के खेत में, सड़े हुए पुआल में, ठीक है, कोयले की खाद्यान्न में, घरेलू अपशिष्ट में, दलदली भूमि में, बहुत जगह जो होता है मीथेन गैसें निकलती हैं। बेंजीन जो होता है, बेंजीन से कैंसर से होता है, ठीक है, बेंजीन से कैंसर होता है। कैडमियम के कारण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। और इटाई भी जो होता है इसी कारण होता है। यह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और रक्त के दबाव को बढ़ाते हैं। कैडमियम आगे देखेंगे, उसको छोड़ दीजिए। सूचकांक 6 सूचकांक देख लीजिएगा, वायु गुणवत्ता के 6 सूचकांक देखिएगा। अच्छा रहेगा तो हरा, इसकी AQI जो सीमा रहेगी 0 से 50, संतोषजनक के लिए 50 से 51 से 100 हल्का हरा, ठीक है। सामान्य जो होता है प्रदूषित 101 से 200 गुलाबी, खराब जो होता है हरा 201 से लेकर 300 तक ले जो होता है पीला, नोट करेंगे पीला। और जो होता है चौथा जो होता है खराब, अति खराब जो होगा वो जो होता है 300 से लेकर के जो होता है 301 से 400 लाल होता है, ठीक है। और गंभीर जो होता है 401 से लेकर के गहरा हरा होता है। आगे देखेंगे, जल प्रदूषण, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्व को जल प्रदूषक कहते हैं। ये PCS के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था 11 फरवरी को। समान रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जो होता है जैव ऑक्सीजन BOD और रासायनिक जो होता है ऑक्सीजन COD और घुली ऑक्सीजन DO और pH के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो जैविक ऑक्सीजन अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCS के लिए। परीक्षण जल में उपस्थित गैस जैव ऑक्सीकरण जो होता है, जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के लिए स्वच्छ जल में जो होता है BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है, 1 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो BOD की मात्रा, बायो ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा है 1 ppm से कम होनी चाहिए। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 जो होता है मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है। अगर देखा जाए जल प्रदूषक के कारण जो होता है हैजा, तपेदिक, जल प्रदूषक के कारण रोग हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, ठीक है, पैराटाइफाइड, पेचिस रोग आदि जो होते जल प्रदूषक के कारण होते हैं। एस्बेस्टस रेसेस युक्त जल के सेवन से जो होता है एस्बेस्टस फेफड़े के कैंसर के रूप नामक रोग हो जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, सारे जितना बता रहे हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाते हैं, ठीक है। पेयजल में नाइट्रेटन के अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है जब 90 ppm से अधिक हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता नामक रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, ठीक है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होते हैं, तथा इसमें देखेंगे ब्लैकफुट नामक रोग होते हैं, तथा सीसा युक्त जल से जो होता है एनीमिया होता है, सिर दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी के अभ्यास से होता है। नोट करेंगे, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का अभ्यास होता है, ठीक है, किससे, सीसा युक्त जल लेने से, ठीक है। नाकडी जल फ्लोराइड प्रदूषण से उत्पन्न होता है, ठीक है। नाकडी जो होता है सलक्षण जो होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से जो होता है उत्पन्न होता है। आगे चलेंगे, ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अवांछित शोर के कारण उत्पन्न और अशांति एवं बेचैनी की दशा को जो होता है ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन इकाई डेसिबल है, ठीक है, क्या है, डेसिबल है। जो होता है ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधे अधिक जो होता है रोपित होते किया जाता है, क्योंकि ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 dB में पत्तियों का सरसराहट महसूस होगी, 30 डेसिबल में फुसफुसाहट महसूस होगी, ठीक है। 40 dB में शांत कमरे की ध्वनि होगी, 60 dB में समान बातचीत करते हैं तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं सामान्य है, ठीक है। 80 से 85 ट्रक और बसों की आवाज़ होगी, 120 से जेट वाहनों की आवाज़ होगी,
150 से जेट प्लेन की जो था लैंडिंग होगी और 180 में जो था रॉकेट इंजन की बात होगी। ठीक है, इतना डेसिबल ध्वनि की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए आएगा तो मिलाना पड़ेगा, तो मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो था स्वैच्छिक पर्यावरण और मानव अधिकार संगठन UNEP जो होता 1972 में स्थापना हुई, नैरोबी मुख्यालय है जो केन्या में पड़ती है। रेड क्रॉस जो था 1863 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ग्रीन क्रॉस जो था ग्रीन प्रिस की मुख्यालय 1971 में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय तो नाम लिखिए, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। मुख्यालय मिलान करने के लिए पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में जो होता है लंदन में इंग्लैंड में हुई थी। WWW जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहा जाता है 1988 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था, कैम्ब्रिज जो था इंग्लैंड में हुआ था। ह्यूमन राइट वॉच 1978 में न्यूयॉर्क यूएसए में ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, IPC 1988 में, IPCC जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके बाद जो होता है ट्रैफिक जो होता है ट्रैफिक 1978 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था। वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में नीदरलैंड में, नोट करिएगा। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होता है। IUCN 1948 में ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में होता है, नोट करेंगे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियाँ। ठीक है, देखेंगे सम्मेलन और संधियाँ। चलिए देखते हैं। पहला होता स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में होगा 1972 में। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNDP के द्वारा स्थापना की गई थी। UNEP के द्वारा 5 जून को जो था पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कहाँ? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, नोट कर लीजिए। दूसरा मॉन्ट्रियल का सम्मेलन कनाडा, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था 1987 में। इसे जो था ओजोन परत को अंतर्राष्ट्रीय समझौते अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। 16 सितंबर को जो था ओजोन दिवस मनाने के लिए जो था निर्णय लिया गया था। रियो सम्मेलन ब्राज़ील में, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। ठीक है, सतत विकास एजेंडा 21 की स्वीकृति किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, UNFCCC। आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी 5 सम्मेलन जो होता है 1997 में। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करके जो था भूमंडलीय तपन को कम करना और 1990 के स्तर पर 5.2% की जो था कटौती करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जोहान्सबर्ग रियो प्लस जो था 10+ सम्मेलन, पृथ्वी जो था +10 सम्मेलन। ठीक है, 2002 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। गरीबी उन्मूलन हित विश्व को एकजुटता कोष की स्थापना की सहमति हुई और सतत विकास पर जो था बल दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। कानकून सम्मेलन मैक्सिको में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानकून मैक्सिको में 2010 में हुआ था। $100 अरब की जो था हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। रियो 20 सम्मेलन ब्राज़ील, रियो 20 सम्मेलन ब्राज़ील। रियो को पृथ्वी भी कहा जाता है, पृथ्वी भी कहा जाता है। ठीक है, द फ्यूचर वांट की मसौदा प्रस्तुत किया गया था। जीरो हंगर चैलेंज मतलब सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे देखेंगे। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 नीदरलैंड में, नोट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोष विकास निधि, ठीक है, नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई थी, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण देखिए, पहले तो आप देखिएगा पर्यावरण पुरस्कार का ही नाम ही याद कर लीजिए, ये नाम ही याद कर लीजिए कि पुरस्कार जो दिया जाता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है इनमें से किसमें जो था पर्यावरण पुरस्कार नहीं दिया जाता। पहले टाइलर, गोल्डमैन, ग्लोबल 500, गोल्डन पांडा, सासाकावा पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार और जो होता है प्रियदर्शनी पुरस्कार और 9वां राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार। ये सभी पर्यावरण से दिया जाता है।
पहले इनका नाम याद रख लीजिए, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। यूएनईपी भारत के द्वारा दिया जाता है, ये आप इसकी नोट्स मान लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से समाप्त, इन्वायरमेंटल आपका पूरी तरह से समाप्त। तो हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, इन्वायरमेंटल बाकी था और क्या था, एक जीव विज्ञान बाकी रह गया और एक जो था इकोनॉमिक्स रह गया। चलिए अर्थव्यवस्था अभी भी पढ़ लेते, इकोनॉमिक्स जो होता है पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र, पर्यावरण के साथ अर्थशास्त्र, कम से कम 12 नंबर तैयार हो जाए आज, ठीक है। 2 घंटे में तो 12 नंबर तैयार कर लिया जाए, किसी तरह से 12 नंबर तैयार हो जाए। इसके बाद जो होता है फिर क्या, नींद, त्याग, सब कुछ जो होता है, चैन, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ जो होता है। अब हमें 4 दिन एकदम लूट लेना है समय को। समय आपको इतना दिन लूट रहा है, ठीक है। परीक्षाएं आपको पता है रुक रुक की जो होता हुई, जिससे परीक्षा बहुत दिक्कत हुई, कोई डेट एक नहीं हो पाया, ठीक है। फिर एक डेट भी हुआ तो उसमें भी आंदोलन चला, फिर आंदोलन डेट आई, फिर आंदोलन होना शुरू किया गया, ठीक है। परीक्षा अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन जो लड़के लगातार लगे हैं उनका तो सिलेक्शन पक्का, सीट अच्छी खासी है, इसलिए बहुत कम मेहनत में जो होता है आप सीट पा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो होता है क्यू सीरीज पढ़ लीजिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम 500 लड़के जो होता है साथ मेंस जो होता है उनकी तैयारी कराया जाए, ठीक है। 500 लड़कों का लक्ष्य है। चलिए इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की जनक जो होता है एडम स्मिथ हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। और जॉन मेनार्ड कीन्स जो होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो बेस्ट और समष्टि ये 2 अर्थशास्त्र में बांटा गया है। बेस्ट अर्थशास्त्र जो होता है जो अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन करती है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ठीक है। दोनों में अंतर जान लीजिएगा। प्रकार और जनक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, और समष्टि जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो होते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। और अर्थशास्त्र के 2 भागों में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ट समस्त अर्थशास्त्र यह अर्थव्यवस्था के इकाई का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। दोनों में अंतर हो गया, जान लिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, तैयार हो गया हमारा 1 नंबर तैयार हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। एडम स्मिथ की पुस्तक नाम नोट कर लीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी। पीसीएस में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस में 3 बार पूछा गया, आरओ में जो होता है 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे। अर्थशास्त्र की रक्षक प्राथमिक कौन है, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी हुई गतिविधियां हों, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, ठीक है, खनन, उत्खनन, ये सब क्या हो जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हो गई, जैसे निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, ठीक है। अन्य औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बच गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवाएं, वो तृतीय होती है सेवा, सर्विस सेक्टर, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गई, रियल इस्टेट, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है। अन्य सेवा क्षेत्र इसमें आते हैं तृतीय क्षेत्र में। चतुर्थक में कौन आते हैं, चतुर्थ सेक्टर में जो होता है शिक्षा, खोज, अनुसंधान करने वाले चतुर्थ सेक्टर में आते हैं, ठीक है। पंचक जो होते हैं 5वें श्रेणी में कौन आते हैं, ठीक है, पंचम सेक्टर में। तो उच्च कोष की सेवाएं, जैसे सरकारी अधिकारी हो गए, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक हो गए, कानूनी सलाहकार हो गए, ये सभी लोग जो होते हैं चतुर्थक में आते हैं, पंचम में आते हैं, ठीक है, पंचम सेक्टर में आते हैं, नोट कर लेंगे। तो इससे जो होता प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम, ये आपको मिलान करने के लिए आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर तैयार। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, डेट इज इंडिया, अर्थात इंडिया जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता रखा गया, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जहां उत्पादन और वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन वितरण साधन पर राज्यों के स्वामित्व के लिए होता है, जैसे उदाहरण क्यूबा, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था, ये जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की आवश्यकताओं की विशेषता जो होता मौजूद उदाहरण में भारत की अर्थव्यवस्था जो होती है, जहाँ पूंजीवादी के साथ समाजवादी भी अर्थव्यवस्था शामिल किया जाए, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था किया जाए। कहने का मतलब हमने इन्हें दोनों को निकाल कर जोड़ दिया तो बराबर मिश्रित, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर बना क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, कहाँ पर? भारत में। आगे चलें। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ये मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक। नोट करेंगे। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। आर्थिक विकास ये मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है, जान लीजिएगा। देखिए, आर्थिक विकास में लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। ठीक है। आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक इसमें रखा जाता है। ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक रखा जाता है। ये सभी क्या होते हैं? आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। सभी क्या होते हैं? आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। हो गया। आगे चलेंगे, देखेंगे। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। इसे महबूब उल हक ने, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रतिपादक महबूब उल हक कहाँ के? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। जारीकर्ता कौन? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। आयाम क्या क्या है? मानव विकास के आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है। संकेतक क्या है? संकेत में जीवन की जो होता है, जीवन के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल के अवधि के अनुमानित वर्ष। नोट करना संकेतक, जीवन स्कूल के अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति जो होता है सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये सभी जो होते हैं संकेतक हैं, ये आयाम हैं। ये जान लीजिएगा। पीसीएस के लिए आप पता है, अगर तैयारी करते होंगे तो पता है, हर सेट में मिला होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जारी किया गया था 1990 में। एसडीआई 2021-22 में शामिल देश 191 थे। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था। अंतिम स्थान जो होता दक्षिणी सूडान था। भारत की रैंकिंग जो था 132 के स्कोर के साथ थी, 132वीं थी। तो नोट करेंगे 132वीं। तो ये जो है एसडीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसडीआई नोट कर लीजिएगा, 4 स्टार का सवाल निकलता है। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियोजन का विस्तार। नियोजन का मतलब समझ रहे हैं, योजना आयोग जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स प्लान, योजना आयोग। ठीक है। चलिए अब देखेंगे योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, जो पूछा गया वही बता रहे हैं। ठीक है। इसमें जो होता है एम विश्वेश्वरैया ने भारतीय नियोजन के पिता कौन कहलाते हैं, अर्थात भारतीय योजना आयोग के पिता या भारतीय नियोजन के पिता कौन कहलाते हैं? एम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। ये 10 वर्षीय परियोजना प्रस्तुत की थी, 10 वर्षीय जो था योजना प्रस्तुत किए थे अपनी पुस्तक में, प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में। ठीक है। 10 वर्षीय परियोजना। प्रतिपादक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है। अगर देखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समितियां जो होता बनाई गई 1938 में गठन की गई। गठनकर्ता जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। भारत में नियोजन इतिहास के जो होता गठनकर्ता कौन थे? 1938 में गठन किया गया। गठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस थे और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। बॉम्बे प्लान इसके बाद बना था। बॉम्बे प्लान में 1944 में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुतकर्ता कौन कौन थे बॉम्बे प्लान का? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी बिरला, जीआर जो था टाटा, ठीक, जीआरडी टाटा, ठीक है, कस्तूरी भाई तथा लाल भाई। कुल मिला के 8 उद्योगपति इसमें शामिल थे। नोट करेंगे, 8 उद्योगपतियों का एक बैंक था जिसका नाम बॉम्बे प्लान था। बस इतना जान लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीवादी योजना 1944 में, प्रतिवर्ष 1944 में, और प्रस्तुतकर्ता गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीमन्ना नारायण इनका नाम है, श्रीमन्नारायण लिखा गया, श्रीमन्ना नारायण, ठीक है। गांधीवादी योजना नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनवादी योजना को 1945 में प्रस्तुत किया किसने? एम.एन. राय, नोट करेंगे, प्रस्तुत करता है एम.एन. राय, जनवादी आंदोलन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा पीसीएस में, आपको जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, हम लोग एकदम लगे रहेंगे। सर्वोदय योजना को इसने प्रस्तुत किया 1950 में, प्रस्तुत वर्ष जो था जयप्रकाश नारायण, प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखेंगे और देखेंगे, राष्ट्रीय योजना बोर्ड के अध्यक्ष जो था गठन 1946 में हुआ था, इसकी सिफारिश पर हुआ था, इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, राष्ट्रीय योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, नोट करेंगे, के.सी. नियोगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने बताए हमने, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाने का समय नहीं तो पढ़ा देते हम आपको। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, गठन में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा संबंधित संस्था है, भंग किया गया अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहुलिया थे, नोट करेंगे, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेंग सिंह अहुलवालिया। थोड़ा से जो होता है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, अब बहुत लंबी गणना होती है, ठीक है, तो आपको हम सारे क्वेश्चन तो बता नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो जो तो शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, नोट करिएगा। ये राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय जो होता है कार्य CSO की मदद किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन स्थापना 1991 में की गई थी, 51 में की गई थी। वर्ष 2019-16 में CSO एवं NSO को विलय करके जो होता है सांख्यिकी कार्यक्रम, नोट करिए, दोनों को विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। मतलब CSO और NSO को मिलाकर NSO को स्थापना की गई, ठीक है। क्या? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO की स्थापना, वर्तमान में NSO गणना करता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करता है, अब कौन करता है? NSO, ठीक है, दोनों को मिला दिया गया है। वर्तमान में 2015 में राष्ट्रीय आय के मापन जो था आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का जो था सर्वप्रथम अनुमान जो था वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। भारत में राष्ट्रीय आय की जो था गणना 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, समस्त संसाधन द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, आय विधि, समस्त संसाधन द्वारा कुल अर्जित आय, व्यय विधि, समस्त जो होता उपभोग द्वारा, नोट करेंगे। 3 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। इन 3 विधियों के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने कॉलम में बना दिया गया है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें कृषि पे था, ये छोड़ दीजिए, कभी पूछता नहीं लक्ष्य, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग, सन याद रखिएगा 56 से 61। तीसरी 61 से 66 कृषि उद्योग पर योजना अवकाश जो था 1966 से लेकर 1969 तक ले योजना अवकाश था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँचवीं में 1974 से 78, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर की प्राप्ति। अनवरत योजना 1978 से 80 2 साल के लिए चली थी, अनवरत योजना का नाम दिया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85, गरीबी उन्मूलन का रोजगार में वृद्धि। अब छठी पंचवर्षीय योजना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब इधर जो था अब कोई जो था गड़बड़ योजना नहीं चली थी, लगातार चली थी, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद उसके पहले जो था अनवरत योजना, योजना अवकाश चली थी, वहाँ पर योजना में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के बाद कोई योजना अवकाश नहीं चला था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, ठीक है।
गरीबी उन्मूलन 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 विकास आधुनिकीकरण आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय। ठीक है, फिर जो होता है योजना अवकाश चला, देखेंगे 90 से 97 तक जो होता है योजना अवकाश था 90 से 97 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, देखेंगे 8वीं 1992 से 97 तक विभिन्न पहलुओं को मानव विकास। ठीक है, ये 92 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक ले न्यायपूर्ण जो था समता का विकास करना। फिर 10वीं 2002 से 2007 तक चली, अगले 10 वर्षों तक व्यक्ति की आय दोगुना करना हो भी गई थी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक ले जो था तीव्र एवं समावेशी विकास। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र जो होता धारणी और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, अब चलेंगे नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त किए। नीति आयोग का गठन, स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का NITI नोट करेंगे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, परिचय देखेंगे। देश के जो था प्रमुख थिंक टैंक के आधार पर प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, और अध्यक्ष जो था नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा संविधान या गैर संवैधानिक संस्था है ये। ठीक है, इसकी संरचना में कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त द्वारा कोई व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। शासी प्रदेश होता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और शासक। पूर्णकालिक सदस्य में अधिकतम 5 होंगे, अंशकालिक में अधिकतम 2 होंगे। ठीक है, नोट करना, पूर्णकालिक में अधिकतम 5, अंशकालिक में अधिकतम 2। पदेश सदस्य भारत के जो थे 4 केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अब विशेष आमंत्रित सदस्य जो होंगे विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं केंद्र या सचिव के अधिकारी होंगे। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी पूछ दे। ठीक है, भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में। नोट करिए, अगर कृषि जलवायु प्रदेश में कितने भारत को बांटा गया तो बांटिएगा 15। उत्तर प्रदेश के पूछेगा तो 9 शस्य जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नहीं भारत के बता रहे हैं। और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों को जो था कितने में बांटा गया है तो 20 बताइएगा। ठीक है, 20। अब चलिए हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। आप पता है 1967 और 66 और 67 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जो था भारत में प्रारंभिक क्षेत्र थे। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्र कौन थे? पंजाब में हुई थी, हरियाणा में और यूपी, पश्चिमी यूपी में। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत। शब्द का प्रयोग कर था विलियम गार्ड। ठीक है, विलियम गार्ड, इनका नाम गार्ड लिखा गया, विलियम गार्ड किसके हरित क्रांति के प्रयोग करता थे। ठीक है, अगर हम जनक बता दें तो विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग को, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को, भारत में जो था हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रमुख घटक की बात कर देते हैं, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई और साख सुविधा, ये जो था प्रमुख इनके घटक थे। घटक याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रभाव, देखेंगे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बढ़ी, गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। नकारात्मक में जो था अत्यधिक जल दोहन हुआ, मृदा लवणता में वृद्धि हो गई और कृषि प्रतिरूप में बदलाव हो गया। ठीक है, तो है ये हरित क्रांति का, इतने डाटा हरित क्रांति में PCS में पूछे गए। डाटा याद हो गया, चलिए अच्छी बात है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान लीजिएगा। शुभारंभ जो होता 1970 में हुआ था। शुभारंभ स्थल जो था आनंद, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जनक तो वर्गीज कुरियन थे, जिनका अभी हाल ही मृत्यु हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था? दुग्ध को, देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड। आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री ने आर्थिक मंत्रिमंडल ने 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। 7 खाद्यान्न फसलों के, 5 दलहनी, 7 तिलहनी और 4 वाणिज्यिक फसलों के। वाणिज्यिक मतलब गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल। ठीक है,
फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर जो होता है कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया था। ठीक है, पहले कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना जो होता 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी। क्या नाम रखा इसका? कृषि मूल्य आयोग था। बाद में जो था कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। यह कृषि जो था किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नोट करेंगे, नई दिल्ली में। आगे चलेंगे। भारत में हरित क्रांतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा औषधि, ठीक है, उत्पादन से। नोट करेंगे। सुनहरी क्रांति बागानी या शहद या फल उत्पादन से, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट या पटसन उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। ठीक है, और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित सोना क्रांति। ठीक है, और मूंग क्रांति मोटे अनाज से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। हो गया, क्रांतियाँ याद कर लीजिएगा, क्रांति याद कर लीजिएगा। ये तो गलत नहीं होना चाहिए क्रांति। ठीक है, मिलान करने के लिए तो ये सब गलत हो जाएगा तो फिर हम लोगों को परीक्षा देना होगा। बताइए, पीसीएस का सूक्ष्म युग के लिए जो था सेवा उद्योग के लिए 1 करोड़ रुपये। ठीक है, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक। लघु जो होता है वर्गीकरण में कौन आते हैं? 1 से 10 करोड़ तक, टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक। मध्यम वाले में कौन आते हैं? ठीक है, निवेश जो था 10 से 50 करोड़ तक जो होगा। ठीक है, वार्षिक जो था 50 से 250 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए। आगे देखेंगे, ये जो था महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न की कंपनियां हैं, ये सारे डाटा बदल गए हैं। इसको हम करेक्ट में पढ़ाएंगे। सारे डाटा बदल गए, महारत्न जो होता है और बढ़ गई, नवरत्न की कंपनियां और जुड़ गई हैं। इसको डाटा जो होता है अलग से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सी पढ़ लीजिएगा। ये औद्योगिक वित्त की स्थापना, ठीक है, महारत्न कंपनियां छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक वित्त संस्थानों की स्थापना, ठीक है, जैसे IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI की स्थापना 1955 में हुई थी। मिलान करने के आता है, EDB की स्थापना 1964 में हुई थी। UTI की स्थापना, भारतीय 21 प्रन्यास UTI की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, IIBI की स्थापना 1971 में हुई थी, भारतीय औद्योगिक निवास। ठीक है, NHB की स्थापना जो होती है, NHB की स्थापना 1988 में हुई थी, और SIDBI की स्थापना 1990 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। NHB राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में, SIDBI 1990 में। ठीक है, IHB जो होता है इसमें देखिए, IIB 1971 में, UTI भी 1964 में, EDB 1964 में। ठीक है, ICICI 1955 में, IFCI जो होता है 1948 में। ये थोड़ा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जिसे फेरा 1973 को 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया था, फेरा को। ठीक है, विदेशी विनिमय अधिनियम फेरा को समाप्त किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसको फेमा कहा गया 1999 को 1 जून 2024 को जो था लागू हुआ। ठीक है, 1999 को लाया गया और 1 जून 2024 को फेमा को लागू कर दिया गया। कई बार पूछा गया फेमा। ठीक है, फिर इसके बाद सेज आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पहल पर 1 अप्रैल 2000 को लागू हुआ, 1 अप्रैल 2000 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो होता है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जिसे EPG कहा गया 1968-65 में जो था गुजरात के कंडाला में स्थापित किया गया था। 1965 में कहाँ? गुजरात के कंडाला में जो था स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद औद्योगिक नीति आई 1991 के द्वारा। भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा जो होता है देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। नोट करना, 1991 में
क्या क्या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी? कब? 1991 में। नोट कर लिए 1991 में। LPG। ठीक है, आगे चलेंगे। रंगराजन समितियां की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 में बजट का योजनागत गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। किसके? रंगराजन समिति के आधार पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। वस्तु और सेवा GST के बारे में थोड़ा सा जान चाहिए भैया। GST देते हैं, ठीक है। GST पूरा नाम गब्बर सिंह टैक्स, वस्तु एवं सेवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स मत लिखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परिचय, अप्रत्यक्ष कर लगते हैं भैया, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। लागू कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। कौन था संशोधन? 101वां संशोधन। अब मार्केट में कब लेने लगे पैसा? 1 जुलाई 2017 से पैसा वसूली चालू, 1 जुलाई 2017 से लागू तिथि। ठीक है, उद्देश्य का है एक देश में एक कर प्रणाली लागू करना। ठीक है, इनका उद्देश्य GST। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। GST में शामिल कर कौन कौन है? थोड़ा सा देख लीजिए। राज्य वैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। ठीक है, अच्छा पहले एक ही पढ़ लीजिए, पहले राज्य कर का लिख लीजिए, फिर केंद्र सरकार का। पहले राज्य का पढ़ लीजिए, अब एक साथ पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगा। राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी और सट्टेबाजी जुए पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर आपूर्ति उपकर, विज्ञापन पर कर, क्रय, ठीक है, क्रय कर। ये सब जो था राज्य सरकार के द्वारा लिया गया कर है, राज्य सरकार के लिए कर है। नोट करिए, राज्य वैट जिसे कहा जाता है मनोरंजन, प्रवेश कर, विलासिता का कर, लॉटरी या सट्टेबाजी जुए पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ठीक है, राज्य कर, विज्ञापन पर कर और क्रय कर, ये सभी राज्य सरकार के हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के जो थे कर कौन कौन? केंद्र सरकार के कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति पर उपकर या अधिभार। ठीक है, ये जो था केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। नोट कर लीजिए, केंद्र सरकार। नोट करिए, एग्जाम में कुछ भी पूछे गलत नहीं करना है। GST अनुच्छेद 279A के तहत अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रियों के बीच में निर्वाचित होगा, सदस्य जो था केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। गणपूर्ति जो होता है 50%, कुल सदस्यों का 50%, और वोटिंग पावर केंद्र सरकार के पास 1/3, राज्य सरकार के पास 2/3। निर्णय 3/2 4 बहुमत से, निर्णय 3/4 बहुमत से। ये GST का, ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलेंगे। GST की 4 दरें हो गई, 0% हटा दिया गया, 5%, 12%, 18 और 28। नोट कर लेंगे। ठीक है, वैट देखेंगे, वैट कब लागू किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। वैट पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स से मूल्यवर्धित कर है। सिफारिश करता चलैया समिति 1991 में। शुभारंभ 1 अप्रैल 2005 को। लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, और जो था कर का प्रकार अप्रत्यक्ष कर होता है। लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 2008 को। लागू करने वाला वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन? 1 जनवरी 2008 को। कौन? सुश्री मायावती जी, बुआ मायावती जी। ठीक है, आगे चलेंगे। RBI का नियंत्रण और विधियां, RBI के साख और नियंत्रण। चलिए अब देखेंगे, ये रेपो दर किसे कहा जाता है? रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। ठीक है, RBI किसको देती है? जिसको अल्पकालीन ऋण देती है बैंकों को, उसको रेपो दर कहा जाता है। और जब RBI क्या करती है, जब वही ब्याज दर से जिस पर RBI अन्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेती है, अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए जो था जब ऋण लेती है, तो उसे कहा जाता है रेपो, रिवर्स रेपो दर। बस याद रहो, क्या कुछ करना नहीं, 2 याद हो गए। नगदी CRR
आरक्षित अनुपात, बैंकों के पास कुल जमा एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। जो बैंक खोलता है कुछ भाग जो होता है आरबीआई के पास जमा करना होता है। मान लो बैंक दिवालिया हो गया तो आरबीआई के तहत है तो आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा जनता के ना, तो कुछ पैसा जो होता है रखता है उसे हम सीआरआर कहते हैं। ठीक है, सीआर मत सोचिएगा, सीआरआर। ठीक है, आगे चलेंगे, एसएलआर की बात करते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों को जो था अपनी जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे हम एसएलआर कहते हैं। ठीक है, बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, इसे एसएलआर कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे बैंकों का इतिहास। ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, प्रेसिडेंस बैंक के 3 बैंकों को मिलाकर के जो था एक बैंक बन गया था, पता कौन, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है, इसका गठन हुआ जब इन तीनों को मिलाया गया तो एक 1921 में बैंक बना। 3 प्रेसिडेंस बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसकी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 43 में। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को और एक नया नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जो था, भारतीयों के द्वारा, भारतीय पूंजी के द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। अगर देखा जाए पूर्ण रूप से जो था पहला भारतीय बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1894, पूर्ण रूप से, मतलब पूरी पूंजी भारत की लगी थी, बस इतना जानिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें, स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग के द्वारा की गई थी। परिचय, भारत का केंद्रीय बैंक, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। मुख्यालय मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, म्यांमार बर्मा केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। कब काम किया था केंद्रीय बैंक के रूप में, म्यांमार जो था है केंद्रीय बैंक। म्यांमार बर्मा का जो होता, बर्मा जो वर्तमान में अगला देश है, उसका आरबीआई, उसका भी जो था केंद्रीय बैंक था, आरबीआई उसको भी देखता था। ठीक है, मार्च 1947 तक जो था काम किया किसका, म्यांमार का भी जो था बैंक जो था आरबीआई ही था। ठीक है, पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, पाकिस्तान का भी काम किया था। कब, 30 जून 1948 तक केंद्रीय बैंक कौन था, आरबीआई था। प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, नोट कर लीजिए, पाकिस्तान और बर्मा दोनों देशों का जो था केंद्रीय बैंक था। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बंधन बैंक की स्थापना की बात करें 2001 में हुआ, तो मुख्यालय इसका कोलकाता में है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना करें तो 19 जुलाई 2013 को हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और एसबीआई में 1 जुलाई 2017 को विलय हो गया, एसबीआई में 2017 को विलय हो गया। आगे चलेंगे, ये बैंक पूरा छोड़ दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस जो था बैंकों की स्थापना थोड़े से मिलान करने के लिए आता है, बस इतना जान लीजिए। बैंकों की स्थापना मिलान करने के लिए आता है, बस इतना जानिए। प्रमुख भारतीय बैंक की स्थापना, आरबीआई 1 अप्रैल 1935, एसबीआई 1 जुलाई 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आगे देखेंगे, इंडियन बैंक 1907 में, यूको बैंक 1943 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, मिलान करने के लिए पीसीएस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आयात निर्यात बैंक जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं 1982 में। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे एनएचबी बैंक कहा जाता है 9 जुलाई 1988 को। नोट करेंगे, मिलान करने के लिए आएगा। आईसीआईसीआई 1994 में। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी 1994 में। एक्सिस बैंक जो था 1993 में। नोट कर लीजिए।
ठीक है, हो गया। चलिए, राजस्व कोषी किसे रहता है? राजकोषी घाटा किसे कहा जाता है? कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां और उनमें से कुल व्यय घटा देंगे, टोटल व्यय घटा देंगे तो राजस्व कोषी घाटा हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है? राजकोषी घाटा में से ब्याज अदायगी को घटाएंगे, प्राथमिक घाटा कहलाएगा। राजस्व घाटा किसे कहा जाता है? कुल व्यय, राजस्व व्यय में से कुल राजस्व आय घटाएंगे तो राजस्व घाटा कहलाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या कहा जाता है? कुल राजस्व घाटा माइनस राज्यों के दिया गया अनुदान घटा देने पर प्रभावी राजस्व घाटा आता है। ठीक है, ये परिभाषा पूछा जाता है। बजटीय घाटा किसे कहा जाता है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा दें, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां कर दें तो ये बजटीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये चारों परिभाषा याद रखिए। हो गया याद? चलिए, बजट से महत्वपूर्ण तथ्य। आय व्यय का वितरण बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में बजट का वार्षिक वितरण विवरण को जो होता है अनुच्छेद 112 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 112 में बजट का निर्माण जो होता है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और कैग की सहायता से होता है। वित्त मंत्रालय, अन्न मंत्रालय, नीति आयोग और कैग की सहायता से होता है। जो होता है बजट वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, नोट करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, बजट पारित करना आवश्यक होता है। भारत का पहला बजट जो होता है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे जेम्स विल्सन ने जो होता 1860 में प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक 10 बार जो होता बजट मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया अब तक, सर्वाधिक बार। ठीक है, एक वर्ष सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में आम बजट को रेल बजट से अलग करने का परंपरा शुरू हुई थी। 1924 में 1 फरवरी 2017 को रेल बजट आम बजट के साथ पुनः पेश किया गया। इस बार जो था रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु और सेवा में निरंतर अगर वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाएगी लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति के 2 मापन के आधार हैं, थोक और उपभोक्ता। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता। थोक मूल्य सूचकांक किसे कहा जाता है? थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। थोक मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक प्रोत्साहन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में जो होता है इस सूचकांक की गणना जो होता है वर्ष 2011-12 में आधार वर्ष बनाया गया है। पता है 697 वस्तुओं की कीमत शामिल किया जाता है। नोट करेंगे 697, नोट कर लीजिए। प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा 16 और विनिर्मित उत्पाद 500 जो होता है 64 शामिल होते हैं। कुल 697 वस्तुएं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की बात करते हैं। ठीक है, यह सूचकांक जो होता है सांख्यिकी कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सेवाओं में शामिल किया जाता है। इसकी गणना 3 अलग अलग सूचकांकों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए और संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे चलेंगे। इसको छोड़ दीजिए, गरीबी बहुत पढ़ लीजिए। गरीबी थोड़ा सा पूछा जाता क्वेश्चन, गरीबी पढ़ लीजिए। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती वो गरीबी कहलाती है। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी और न्यूनतम आवश्यकताओं की जो है इसमें शामिल किया गया है। भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है,
योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा उपभोग व्यय स्तर पर गरीबी व्यक्ति को जो प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा की निर्धारित की गई है। ठीक है, ये गलत बात है। अलग समितियां मात्र पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। पीसीएस में एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये सारे एग्जाम पीसीएस में पूछे गए सारे क्वेश्चन। अलग समितियां ने जो था मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सब एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है सारे के सारे। अर्थात नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति की गठित की गई थी और इसमें अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर 2004-05 में न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी के विचार दिया था। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया था सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 और 5 में। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद तेंदुलकर समिति 2011-12 में के अनुसार 2011-12 में जो होता है गरीबी रेखा का स्तर 21.9% थी तेंदुलकर के हिसाब से। ठीक है, रंगराजन समिति ने जो होता है 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। गरीब की जो था संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस के द्वारा किया गया था। गरीबी की जो था संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस के द्वारा जो था किया जाता था। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता था। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का नोट करिए। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन रैगनर नर्क से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रकाशित किया था। नोट करिएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रकाशित किया था। नोट कर लीजिएगा, रैगनर नर्स हो गया। चलिए सेबी, थोड़ा सेबी के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड पूरा नाम होकर है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 30 जनवरी 1952 को। मुख्यालय इसकी मुंबई में है। परिवर्तन जो कंपनियां एडीबी, आईसीसी और आईएफसीआई, पूंजी का इसका प्रमुख कार्य पूंजी बाजार का नियमन करना, पूंजी बाजार का नियमन करना। ये सारे पूंजी बाजार के जो होता है नियम बनाती है, नियमन करती है सेबी। ठीक है, किसी की भी जांच कर सकती है, किसी की भी जो होता है नियम बना सकती है और किसी का लाइसेंस रख सकती है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 30 बड़ी कंपनियों को शेयर बाजार मूल्यों को दिखाता है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में जो होता है स्थित है। अब इसमें थोड़ी सी आपको बता दें, अलग अलग जो होता रखा गया। और देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, 50 कंपनियां इसके मूल्यों में शामिल दिखती हैं। ठीक है, मुख्य जो होता है शेयर बाजार कहाँ कहाँ है ये मिलान करने के लिए आइए। जैसे डी जोन्स है, न्यूयॉर्क की है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलेक्स मुंबई की है। ठीक है, ये क्या मुंबई की है। निक्की जापान की है। हांगकांग की है। शंघाई काम चीन के है। मिडडैक्स जो होता है फर्ट जर्मनी के है। सीमेक्स या स्टेट टाइम्स जो होता है ये किसका है, सिंगापुर की है। ठीक है, सिंगापुर की है। और नास्डैक जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। नोट कर लीजिए, मिलान करने के लिए यही समितियाँ देगा, शेयर सूचकांक देता है मिलान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रमुख जो था वित्तीय समितियाँ। एस तारापुर समिति ने उद्देश्य क्या था, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता को परिवर्तन हेतु सुझाव देना। ठीक है, फिर इसके बाद नरसिम्हा समितियाँ बैंकिंग सुधार और हेतु सुझाव देना। इसके बाद जो था गोईपुरिया समितियाँ क्या आई, प्राथमिक एवं सहकारी बैंकों में ग्राहकों की सेवा में सुधार करना। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़े से समय होता तो और विस्तृत जो था बोर्ड पर पढ़ाते समझा करके, लेकिन समय नहीं है इसलिए जो होता आपको यहाँ पर सारी चीज़ तो बता नहीं सकते। नचकेता मोड़ समितियाँ निम्न आय वाले परिवार एवं छोटे व्यवसायों के व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, नचकेता मोड़ समिति कहलाती। दीपक पारेख समितियाँ वित्तीय और संरचना में सुधार हेतु, ठीक है। यस लिखो। ए घोष समितियाँ नोट करेंगे। ए घोष समितियाँ बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देना। ठीक है,
एक घोष समितियाँ, बैंकों में धोखाधड़ी रोकनी है तो क्या करना, सुझाव देना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, YB रेड्डी समितियाँ, छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु, ठीक है। आबिद हुसैन समितियाँ, लघु उद्योग एवं व्यापारिक नीति में सुधार हेतु, ठीक है। NK सिंह समितियाँ, ठीक है। FRBM अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है। रंगराजन समितियाँ, विनिवेश पर सुझाव देना, ठीक है। रंगराजन समितियाँ क्या होंगी, विनिवेश पर सुझाव देना। आगे चलेंगे, LK झा समितियाँ, अप्रत्यक्ष कर सुझाव देने हेतु। वाचू समितियाँ, प्रत्यक्ष कर सुझाव देने हेतु, नोट करते रहेंगे। केलकर समितियाँ, PP मॉडल पर आकलन एवं करारोपण सुझाव हेतु। कीर्ति पारेख समितियाँ, पेट्रोल डीजल सब्सिडी जो था समाप्त करने के सुझाव हेतु, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग, प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए। ट्राइसम की 1969-79 को ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण करना, ठीक है। ड्वाक्रा योजना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1882 में, ठीक है। डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन रूरल, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को विकास करना, ठीक है। ड्वाक्रा योजना 1982 के गलत लिख दिया। इंदिरा आवास योजना 1995 में ST BPL परिवारों को पक्का आवास योजना देना, ठीक है। मध्याह्न भोजन 2021 से जो था नाम बदल करके PM पोषण कर दिया गया, याद रखना, मध्याह्न भोजन का नाम क्या बदल दिया गया, PM पोषण कर दिया गया है, ठीक है। इसे 2021 से 15 अगस्त 1995 से कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को दोपहर में भोजन मुक्त मिलेगा, खिचड़ी मिलती है, ठीक है। खाएँ कि नहीं लोग, हम खाएँ भाई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 में शहरी बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ठीक है। KCC कृषि किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में किसानों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को BPL परिवारों को जो था स्वरोजगार हेतु मदद करना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2002 में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में कम से कम 500 आबादी वाले गांवों के लिए तथा पहाड़ियों के लिए 250 जो था, मोस्ट इम्पोर्टेंट PCS में पूछा गया था, ठीक है। मैदानी इलाकों में जो होता है 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गांवों को 12 मास सड़क से जोड़ना, ठीक है, 12 मासी सड़क से जोड़ना, ठीक है। आगे चलेंगे, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को, इसमें 6 चीज़ों को रखा गया। इसमें कितने घटक हैं, सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 घटक इसमें शामिल हैं, ठीक है, भारत निर्माण योजना में। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी स्वरोजगार ग्रामीण रोजगार घंटी मनरेगा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जो होता, ठीक है, 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता योजना चालू हुई आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को असंगठित कामगारों को कवर करना, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय इसको भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन और जीरो बैलेंस में बैंक खाता खुला दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। मेक इन इंडिया योजना बहुत इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट चलता है, ठीक है। मेक इन इंडिया 2014 को देश में विनिर्माण हब बनाना, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2019 तक 125वीं जयंती पर देश को जो होता है खुले शौच से मुक्त करना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ, ठीक है। 2 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना। हो गया, आगे चलेंगे और योजना देख लेंगे। अभी 2-4 योजना और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ही पड़ेगा। योजना देखेंगे तभी लाभ उठा पाएंगे। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देखेंगे।
22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में शुरू किया गया था। ठीक है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता को कम करना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को 10 वर्ष के बालिकाओं के लिए बैंक डाकघर बचत खाते में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सरकार को उच्च दर से ब्याज देती है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को जो था सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। 10 लाख रुपए तक जो है उपलब्ध कराता है छोटे उद्यमियों को। अब बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। नोट के लिए करंट में पढ़ाया है, 20 लाख रुपया कर दिया गया। 10 लाख से अब 20 लाख कर दिया गया, करंट में पढ़ा दिया गया है। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, 1870 प्रीमियम 20 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है। 9 मई 2015 को दुर्घटना मृत्यु की दशा में जो था बीमा धारक 2 लाख रुपए का बीमा कवर करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो था ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की उम्र तक ले जो था प्रीमियम 436 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। 9 मई 2015 को दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य मृत्यु दोनों ही दशा में जो होता है बीमा धारक 2 लाख रुपये का बीमा कवर करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, 25 जून 2024 को गरीबी शहरों को पक्का आवास देना। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को 100 से शहरों की स्मार्ट योजना विकसित करना। ठीक है, आगे देखेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को बुनियादी डिजिटल विकास और सार्वभौमिक डिजिटल को बढ़ावा देना। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ से देख लीजिएगा। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 14,500 स्कूलों को जो था विकसित करना। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को गाँव में जो था मानचित्रण घरों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना। और देखें पीएम किसान योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 24 फरवरी 2019 को जो था 2-2 हज़ार रुपये जो होता दिया गया। गोरखपुर में शुरू हुआ था, गोरखपुर में, नोट करेंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को 10 करोड़ के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज करना। ये चारों जो था पूछा गया है, थोड़ा सा याद। सौभाग्य योजना भी नोट कर लेना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बहुत जीता, हर घर बिजली पैदा देने के लिए 25 दिसंबर 2000 गरीब परिवारों को निःशुल्क जो तक कनेक्शन प्रदान किया गया सौभाग्य योजना से। ठीक है, आगे चलेंगे। सौभाग्य योजना खत्म, खेल का भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, खेल हम पढ़ाएंगे भी, खेल नहीं। ठीक है, अब आपका बच गया क्या, एक चीज़ केवल बच गया हमसे, जीव विज्ञान बच गया बेचारा, जीव विज्ञान बच गया और कुछ विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा बाकी रह गया। ठीक है, और सभी खत्म कर दिया आज। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल, ये दोनों जो होता खत्म हो गया। और दोनों पढ़ लीजिएगा, 12 क्वेश्चन निश्चित हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।